हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार से फिर हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मौर्य काल एवं गुप्त काल। जैसे कि आप लोगों को हम कल ही बता चुके थे, क्या हम लोग जो हड़प्पा सभ्यता पर जब बात किए थे और हड़प्पा सभ्यता के ऑब्जेक्टिव पर, तो आपको बताए थे कि हम लोग मौर्य काल से संबंधित एवं सभी प्रकार का जो आप लोगों का अध्याय है उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव तो कर चुके हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो उसी के सेशन में आज हमारा दूसरा मौर्य काल एवं गुप्त काल का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर है। तो आज इस पर चर्चा करेंगे। तो मौर्य काल से सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि मौर्य काल से आप लोगों का दो लघु अर्थात 2 नंबर वाला और एक दीर्घ हर एक बार पूछा जाता है। तो इससे देखा जाता है क्या आप लोगों को इससे पता चल रहा है क्या यह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि 9 नंबर का पूछा जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए हम यहाँ बहुत सिंपल सा वर्ड में एकदम 15 सवाल लाए हैं, जिसमें कि अधिकतर आप लोगों के लिए लघु है और 2-3 इसमें दीर्घ है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे, एकदम आसान शब्दों में चर्चा करेंगे। तो आई होप आप हमारा कल का वीडियो जो हमारा हड़प्पा सभ्यता का था वह देख चुके होंगे और टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ को ले लिए होंगे। तो आज हम लोग मौर्य काल एवं गुप्त काल पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को इसका भी पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा। तो जो न्यू है उसको हम बता दें, क्या टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और सभी का आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज मौर्य काल एवं गुप्त काल के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो मौर्य काल में और गुप्त काल के अंतर्गत आप लोग किताब में पढ़ चुके होंगे, तो इससे आज हम लोग डायरेक्ट सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। तो चलिए हमारा सबसे पहला सवाल है कि महाजनपदों के नाम लिखिए। तो आप लोग जब मौर्य साम्राज्य में पढ़े होंगे तो 16 महाजनपद के नाम पढ़े होंगे। तो 16 महाजनपद का नाम आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा, वही वहाँ कम से कम 4 से या 5 महाजनपद का नाम पूछेगा। हम तो यहाँ 9 लिख के लाए हैं, ताकि आप लोग इसमें अगर 9 में से कुछ भूल भी जाते हैं तो आप लोग 5 आसानी से लिख सकते हैं। तो 16 महाजनपद के नाम में से आपको सिर्फ आएगा क्या महाजनपदों के नाम लिखिए। तो चलिए महाजनपद के नाम क्या क्या है। तो लिखने का जो शैली होता है वह इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, या जैसे कि महाजनपद के नाम लिखा और उत्तर के बाद डायरेक्ट लिखना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सब्जेक्टिव जितना अच्छा से लिखा जाए उतना बढ़िया नंबर मिलता है। इसलिए लिखना है उत्तर के बाद महाजनपद के नाम निम्नलिखित है, उनके बाद नंबर वाइज लिखना है, तब आप लोगों को अच्छी नंबर मिलेगा। तो जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है उसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे, और पीडीएफ में भी अच्छी प्रकार से वहाँ लिखा गया है, तो वैसे ही सेम टू सेम आप लोग कॉपी पर उतार लेंगे। तो चलिए बात करते हैं महाजनपद के नाम लिखिए में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, वत्स, कुरु, आवंती, गंधार। यह आप लोगों का 9 महाजनपद था। अगर 16 महाजनपद के बारे में भी एक बार आप लोग नाम सुन लीजिए। काशी फर्स्ट होगा, उनके बाद कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मेक, आवंती, कंबोज, गंधार। तो ये आपका 16 था, लेकिन आप लोगों को वहाँ 4 से 5 पूछा जाएगा, तो इसमें आप लोग 4 से 5 आराम से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले काशी कौशल याद हो जाएगा, अंग, मगध, वज्जी, वत्स, कुरु, आवंती, गंधार। सिंपल सा है, आप लोग इसे किसी प्रकार से याद रख सकते हैं, और कई 1-2 बार इसे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ये सवाल को लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या अभिलेख क्या है। आप लोग पढ़े होंगे किताब में, अभिलेख के माध्यम से हमारे सभी प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो चलिए अभिलेख किसे कहते हैं वह भी आप लोग एग्जाम में 2 नंबर से पूछेगा। तो अभिलेख क्या है। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर जगहों पर उत्कीर्ण किए गए कठोर। अभिलेख क्या है, पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। यहाँ आपको होगा पठन सामग्री, क्या होगा, पठन सामग्री। आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। किसे कहते हैं अभिलेख, किसे कहते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर जगह पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था। तो अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर जगहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग होता था। शासक इसके माध्यम से अपने आदेश को इस पर उत्कीर्ण करवाता था, ताकि लोग उन्हें पढ़ सके, देख सके, पालन कर सके। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो अभिलेख का सिंपल से समझिए कि अभिलेख पत्थर या अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस कोई वस्तु है या धातु है,
तो उन पर क्या किया जाता है, या पत्थर है तो उन पर जो है पठन सामग्री यानी पढ़ने वाले चीज़ को इन पर लिखा जाता था उत्कीर्ण करके, यानी कि खोद कर इसे लिखा जाता था, ठीक है। और यह जो होता था वो प्राचीन काल में इसमें लिखा जाता था, और इनके माध्यम से क्या होता था कि लोग इससे आदेश को इस पर पढ़ता था, और राजा के शासक यानी शासक अर्थात राजा द्वारा लिखा गया यानी राजा के द्वारा लिखवाया गया आदेश को इस पर पढ़ता और उसका पालन करता था, और आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो आराम से अभिलेख क्या है आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ आप लोगों का पठन सामग्री है, क्या है, पठन सामग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन कला स्थापत्य का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। MVVI सवाल है आप लोगों का ये कि मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। तो चलिए बात करते हैं। मौर्य में विभिन्न शासकों ने कई नगरों के साथ साथ स्तंभ, गुफा तथा स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक ने स्थापत्य कला में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके द्वारा निर्मित किए गए कई प्रतीक व चिन्ह वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं। मौर्य काल में स्तूप की वास्तुकला भी काफ़ी विकसित हुई। अशोक द्वारा 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया गया। साथ ही साथ भारतीय लोक कला सामाजिक जीवन, शिक्षा, साहित्य इत्यादि प्रगति के पद पर था। इस चंद्रगुप्त द्वारा पाटलिपुत्र में राजप्रसाद का निर्माण कराया गया। चंद्रगुप्त के काल में ही यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया। तो ये सवाल हमारा क्या था कि मौर्य काल में जो कला एवं स्थापत्य का वर्णन करने का आता है। तो मौर्य काल में कला स्थापत्य में किसका वर्णन किया हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के। तो उसी के बारे में हम लोगों को कुछ डिटेल से लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे कि मौर्य में जो है विभिन्न शासक हुआ, विभिन्न शासकों ने स्तंभ का, गुफा का तथा स्तूप का भी निर्माण कराया। इस दौरान जो सबसे उल्लेखनीय नाम आता है अशोक का। अशोक जो है स्थापत्य कला में आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके द्वारा जो निर्मित किया गया कुछ जो प्रतीक है वह उसके द्वारा जो चिन्ह हैं वर्तमान में भारत के जो हैं वह राष्ट्रीय प्रतीक हैं। मौर्य काल में स्तूप की जो वास्तुकला थी वह काफ़ी विकसित हुई। अशोक आप लोग पढ़े होंगे जो 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था, और साथ ही साथ इस मौर्यकालीन में सिर्फ लोक कला, सामाजिक जीवन, शिक्षा, साहित्य जो इत्यादि था वह प्रगति के पद पर था। और चंद्रगुप्त द्वारा जो पाटलिपुत्र में राजप्रसाद का भी निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त के काल में ही यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। बस इतना ही लिखना है मौर्यकालीन एवं स्थापत्य का वर्णन में। बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा गया है, तो आप लोग इसे 1-2 बार पढ़ेंगे आराम से ये क्लियर हो जाएगा। मौर्यकालीन और गुप्त काल एवं स्थापत्य का वर्णन के। देखिए मौर्यकालीन या गुप्त काल दोनों में से एक सवाल पक्की आएगा, या मौर्य कला या गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य का वर्णन करें। देखिए दोनों सवाल एक ही है, लेकिन उसमें मौर्य काल है, इसमें गुप्त काल है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में आपका 2 काल के बारे में बताया गया, एक मौर्यकालीन एक गुप्तकालीन। तो पहले मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य को देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य पर। तो गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य की विविध विधाओं में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है, जैसे वास्तु, आस्था, चित्रकला, मृदभांड कला इत्यादि में। देखिए आप लोग यहाँ देखते हैं कि हमारा पैराग्राफ छोड़ा गया है। जिस प्रकार से पैराग्राफ यहाँ छोड़ा गया है उसी प्रकार को आप लोगों को छोड़ना है। अगर आप लोग पैराग्राफ नहीं छोड़ते हैं तो एकदम एक लाइन से लिख देते हैं तो वो लगता है कोई किताब छाप दिया है। इसलिए आप लोगों को इसका लाइन जो यानी कि पैराग्राफ जो है चेंज करके लिखना है। देखिए यहाँ पर क्या हम लोग लिखे, फर्स्ट लाइन में क्या लिखे, गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य का वर्णन में क्या गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य की विविध विधाओं में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है, जैसे वास्तु में, आस्था में, चित्रकला में, मृदभांड में, कला इत्यादि में गुप्त काल में हमें अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। उनके बाद हम लोग पैराग्राफ चेंज किए, उनके बाद लिखते हैं क्या गुप्तकालीन कला के सर्वोच्च उदाहरण तत्कालीन मंदिर था। तो गुप्तकालीन स्थापत्य का सर्वोच्च उदाहरण क्या था, तत्कालीन मंदिर था। मंदिर निर्माण कला का जन्म यहीं से हुआ। गुप्तकालीन मंदिर छोटे छोटे ईंटों एवं पत्थरों से बनाए जाते थे। कुछ मंदिर जैसे मामलपुर का रथ मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर इसी काल का उदाहरण है। तो इसमें क्या पढ़े हम लोग, गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य का वर्णन में सबसे पहले इनके बारे में हम लोग बताएं क्या इसका जो कला एवं स्थापत्य किस प्रकार था। तो हम लोग बताएं कि गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य जो था वह विविध विधाओं में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलती है। अगर जैसे वास्तु के क्षेत्र में बात करें या स्थापत्य के क्षेत्र में या चित्रकला की या मृदभांड या कला आदि में। और गुप्तकालीन स्थापत्य कला का जो सर्वोच्च उदाहरण या तत्कालिक उदाहरण की बात करें तो वह मंदिर है। मंदिर निर्माण की जो कला का जन्म हुआ है वह गुप्त काल से ही हुआ है। गुप्त काल में जो है छोटे छोटे ईंटों एवं मंदिरों से बनाया जाता था, क्योंकि गुप्त काल में हम लोग देखिए क्या तो मंदिर के बारे में बात किया
जाता है तो मंदिर तो बनाया जाएगा। तो मंदिर वो किस प्रकार से बनाया जाता था, तो ईंटों एवं पत्थरों से बनाया जाता था। कुछ मंदिर का उदाहरण दिया गया है, जैसे मामलपुर का रथ मंदिर, मामलपुर का क्या है, रथ मंदिर, और एलोरा का कैलाश मंदिर इसी काल का उदाहरण है। तो दोनों सवाल को आप लोग कंप्लीट रखेंगे, मौर्यकालीन कला एवं गुप्त काल की कला स्थापत्य का वर्णन। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बात करते हैं, क्या गुप्त काल के दो मंदिरों के नाम किए। आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इस बार या पिछले बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इस पर ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका दो ठो पर बात करते हैं, दो मंदिर क्या है गुप्त काल के। तो आप लोग अगर हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का हमारा कक्षा 12 को आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी हर एक सब्जेक्ट से। तो आप लोग इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम 5वां सवाल पर बात करते हैं, गुप्त काल के 2 मंदिरों के नाम लिखें। तो गुप्त काल के डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, गुप्त काल के 2 मंदिर के नाम लिखें। तो यहाँ आप लिख देंगे क्या गुप्त काल के 2 मंदिर निम्नलिखित हैं, ये आप लाइन अप खुद से लिख देंगे। और एरन का विष्णु मंदिर, गुप्त काल के 2 मंदिरों में क्या है, एरन का विष्णु मंदिर जो सागर मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर जो आप लोगों का मध्य प्रदेश में है, ये तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश जबलपुर में है, और भुमरा का शिव मंदिर यह सतना मध्य प्रदेश में, किसमें है, तो सतना मध्य प्रदेश में है। इसे भी आप लोग लिख देंगे। तो डायरेक्ट वहाँ पूछा जाएगा क्या गुप्त काल में 2 मंदिरों के नाम लिखे, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ करने की बात ही नहीं है, डायरेक्ट इसको रट के रखना है, या आप लोग किसी प्रकार से इससे आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है। एरन का विष्णु मंदिर जो सागर मध्य प्रदेश, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है। ये तीनों को आप लोग याद रखना है, तो 2 आसानी से लिख सकते हैं। चलिए अब छठा पर बात करते हैं। छठा सवाल क्या है, गुप्त कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डाले। गुप्त कालीन जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उस पर प्रकाश डालने का आता है। तो गुप्त कालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अति समृद्ध था। कैसा था, तो अति समृद्ध था। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः गणित, आर्यभट्ट जो दशमलव पद्धति से परिचित, ज्योतिष और आयुर्वेद का विकास हुआ। ठीक है, उनके बाद है आर्यभट्ट, वाल्मीकि और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी ग्रंथ में विज्ञान की विवेचना की। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत सर्वथा नई देन थी। मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान की प्रगति का सर्वोत्तम प्रमाण है जो 24 फुट ऊंचा है। तो आप लोग इसे यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो आप लोग पीडीएफ लेने के लिए बताया गया है, तो आप लोग वहाँ से पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आपको क्या लिखना है, क्या गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य की विविध विधाओं में गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आप लोगों को क्या लिखना है, क्या गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो था आप लोगों का वह अति समृद्ध था। कैसे थे गुप्तकालीन के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कैसा था, तो अति समृद्ध था। गुप्तकालीन विज्ञान के अंतर्गत मुख्यतः क्या होता है, गणित जो आर्यभट्ट का दशमलव पद्धति था, ज्योतिष और आयुर्वेद का विकास होता है। उनके बाद आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, क्या आर्यभट्ट और वाल्मीकि और ब्रह्मगुप्त गुप्तकालीन वैज्ञानिक था। कौन था, आर्यभट्ट वाल्मीकि जो था वह गुप्तकालीन वैज्ञानिक था जिन्होंने अपनी ग्रंथों में विज्ञान की विवेचना की थी। और आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत जो है वह नई देन थी। और मेहरौली का लौह स्तंभ विज्ञान की प्रगति का सर्वोत्तम प्रमाण है जो 24 फुट ऊंचा है। तो आई होप आप लोगों को गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालने कहेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर हम लोग बात करते हैं, सातवाहन। सातवाहन आप लोग पढ़े होंगे सातवाहन वंश के बारे में, सातवाहन काल के बारे में। तो चलिए सातवाहन काल के बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं कि सातवाहन कौन था। डायरेक्ट पूछा जाएगा सातवाहन कौन था। ठीक है, तो सातवाहन के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से लिखना है, सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। क्या था, सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। कण्व वंश के अंतिम शासक शिशुरमा को मारकर सिमुक ने सातवाहन की स्थापना की। 60 ईस्वी पूर्व की यह विदेशी शासक 60 ईस्वी पूर्व की थी। क्या क्या था, सातवाहन जो था वह प्राचीन भारत का एक राजवंश था। कण्व वंश के अंतिम शासक शिशुरमा को मारकर सिमुक ने सातवाहन की स्थापना 60 ईस्वी पूर्व की। तो सातवाहन क्या था, एक प्राचीन भारत का राजवंश था। कण्व वंश का जो अंतिम शासक था शिशुरमा को मारकर सिमुक जो है वही सातवाहन की स्थापना करता है 60 ईस्वी पूर्व में। और यह जो था यह विदेशी शासक नहीं था बल्कि एक स्वदेशी शासक था। इस शासक के काल में माता को विशेष महत्व दिया गया, इसलिए इस वंश के शासकों के नाम से पहले माता का नाम लिखवाया। सतकर्णी प्रथम सातवाहन काल का सर्वप्रतापी राजा था। गौतमी पुत्र सतकर्णी भी एक महान शासक था। उसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीता था। यज्ञश्री सतकर्णी के पश्चात सातवाहन काल का वंश का पतन हो गया।
तो इसमें आप लोग क्या समझे कि सातवाहन क्या था। तो सातवाहन जो है आपका एक प्राचीन भारत का राजवंश था और कण्व वंश का अंतिम शासक जो शिशुरमा था, इन्हीं को मारकर सिमुक जो सातवाहन काल का था वह 60 ईस्वी पूर्व में सातवाहन का स्थापना करता है। ठीक है, और सातवाहन जो है एक विदेशी शासक नहीं था, एक स्वदेशी शासक था, यानी अपने देश का शासक था। और इस शासक के काल में माता को जो था यानी कि माँ को विशेष महत्व दिया गया, इसलिए इस वंश के शासक के नाम से पहले माता का नाम लिखवाया था। जैसे सतकर्णी प्रथम सातवाहन का सर्वप्रतापी राजा था। सतकर्णी प्रथम जो था सातवाहन काल का आपका सर्वप्रतापी राजा था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो देख सकते हैं यहाँ गौतमी उसकी माँ की नाम था और गौतमी पुत्र सतकर्णी यानी उनका नाम था। यानी देखिए आप लोग, इसका माता का नाम इनसे पहले लगा है, इसलिए बताया गया है क्या इस शासक के काल में माता को विशेष महत्व दिया गया। और यहाँ लिखा है पहले माता का नाम लिखवाया, तो आप लोग देख सकते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, अर्थात इसका नाम सतकर्णी है और गौतमी का पुत्र अर्थात माता का नाम लगाया था। और गौतमी पुत्र सतकर्णी भी जो था एक महान शासक था। और इनका घोड़ा जो था गौतमी पुत्र सतकर्णी का, उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। यज्ञश्री सतकर्णी के पश्चात सातवाहन काल का पतन हो गया। यज्ञश्री जो सतकर्णी था उनके पश्चात जो है हमारा सातवाहन काल वंश का पतन हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं सातवाहन कौन था। तो सातवाहन कौन था अंतर्गत हम लोग इनका स्थापना कब हुआ और इनका अंतिम भी कर दी, और इसी प्रकार से आपको लिखना है तो आराम से आप लोगों को 2 का 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं हम लोग। कनिष्क प्रथम की जीवनी एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कनिष्क प्रथम का जो जीवनी एवं उपलब्धि का प्रकाश डालने कहता है। तो कनिष्क कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया था, तो आप लोग जानते हैं कुषाण साम्राज्य का स्थापना किया था। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। कनिष्क दक्षिण एशिया में कुषाण साम्राज्य का शासक था। किस साम्राज्य का कनिष्क शासन था, तो कुषाण साम्राज्य का शासक था। कनिष्क अपने सैन्य, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। कोई भी राजा क्यों प्रसिद्ध होता है, क्योंकि उनका राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां अगर अच्छी रहती है तो वह प्रसिद्ध हो जाता था। उसी में से एक कनिष्क है। कनिष्क की भी जो सैन्य, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियां थी वह बहुत ही अत्यधिक प्रसिद्ध था। और यह बौद्ध द्वारा अशोक और हर्षवर्धन के समान ही महानतम राजा माने जाते थे। यह बौद्धों द्वारा जो था, अशोक और हर्षवर्धन जिस प्रकार का शासक था या महानतम राजा था, वह इसी प्रकार का माना जाता था। किसके द्वारा, तो बौद्धों के द्वारा। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया और कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया। तो कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था और कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन करवाया था। तो आप लोग 4 बौद्ध परिषद के बारे में जान चुके होंगे, क्योंकि आप लोगों को हम चारों बौद्ध परिषद को एक ट्रिक के माध्यम से इसके लिए एक वीडियो बना के डाले हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके इसे देख सकते हैं और एक बार में चारों बौद्ध संगति याद हो जाएगा आप लोगों का। कम से 2 से 3 सवाल उससे जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो उसे जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो कनिष्क की। तो कनिष्क भी चौथा बौद्ध परिषद करवाया था, जो उसमें आप लोगों को याद करवाए होंगे हम। तो वही था चौथा बौद्ध परिषद में कनिष्क का भी कनिष्क ने ही आयोजन करवाया था, तो वही लिखा जा रहा है। कनिष्क जो था, कनिष्क ने 2 प्रकार की शैली को प्रोत्साहन दिया, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। कनिष्क जो है 2 प्रकार की शैली का प्रोत्साहन देता है, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली। कुषाण वंश के बाद गुप्त काल आता है। देखिए कुषाण वंश के बाद कौन सा काल आता है, तो गुप्त काल आता है। तो पहले आप लोग क्या जान रहे हैं, क्या कनिष्क प्रथम की जीवनी उपलब्धि पर प्रकाश डालने कहेगा, तो लिखना है क्या कनिष्क दक्षिण एशिया में कुषाण साम्राज्य का शासक था। किस साम्राज्य का शासक था, तो कुषाण साम्राज्य का। कनिष्क अपने सैन्य, राजनीतिक, आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था और बौद्ध द्वारा अशोक और हर्षवर्धन के समान ही महानतम राजा माना जाता था। कनिष्क बौद्ध धर्म को अपनाया था और कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन भी किया था। कनिष्क ने 2 प्रकार की शैली को प्रोत्साहन दिया था, पहला गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, दूसरा था क्या था, मथुरा कला शैली। और कुषाण वंश के बाद गुप्त काल का अंत गुप्त काल आता है। तो आप लोग इसे पढ़ लिए होंगे, तो आराम से यह आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा अगर एक बार इसे पढ़ लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल हमारा है, अशोक के धम्म से आप क्या समझ। अशोक का धम्म के बारे में आप लोग गारंटी ही निश्चित ही आप लोग पढ़े होंगे, क्या अशोक का धम्म क्या था। तो चलिए इस पर भी बात करते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए धम्म का प्रचार किया। क्या किया था अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए क्या किया था, तो धम्म का प्रचार किया था। धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक था। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात के नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई।
तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है, अशोक जो है अपनी साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए क्या करता है, धम्म का प्रचार करता है। ठीक है, धम्म का सिद्धांत जो था वह बहुत ही साधारण था और सार्वभौमिक था। ठीक है, अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन कैसा था, इस संसार में उसके बाद में अच्छा हो जाएगा, अशोक का ये मानना था। और धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने क्या था, धम्म महामात नाम से विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो यही हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में। और सेकंड पैराग्राफ क्या है, क्या इनके अनुसार अर्थात धम्म महामत के अनुसार प्राणियों का वध ना करना, किसी भी प्रकार का जीव हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार करना। तो आप लोग इसमें क्या समझे, क्या अशोक जो धर्म का प्रचार में क्या क्या किया था, तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने के लिए धर्म का प्रचार करता है और धर्म का सिद्धांत बहुत ही साधारण सार्वभौमिक होता है और इनके लिए उसने विशेष धर्म महामात अधिकारियों का भी नियुक्ति किया था। और धर्म महामात के अंतर्गत क्या था, क्या इसमें प्राणियों का वध ना करना था, किसी भी प्रकार का जीव हिंसा ना करना था, माता पिता तथा बड़ों का आज्ञा मानना था, गुरुजनों के प्रति आदर करना था, संबंधियों ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार और दास तथा वृत्तियों के प्रति उचित व्यवहार करना था। सिंपल सा है, अशोक का धर्म से क्या समझते हैं इसे आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पर अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे गंधार कला की विशेषताओं का वर्णन कि ये आप लोग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंटर के बाद आप लोगों को पूछा जाएगा, इसे आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे और एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलिए बात करते हैं गुप्त काल की यानी गंधार कला की विशेषताओं का वर्णन करें। गंधार कला की विशेषता क्या थी, गंधार कला का प्रगति का विकास का श्रेय कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्ठ को जाता है। तो गंधार कला शैली का विकास का श्रेय ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो गंधार कला शैली का जो विकास का श्रेय किसे जाएगा, तो कुषाण वंश का सर्वप्रतापी जो राजा था वह कनिष्क को जाएगा। और इस शैली को यानी कि गंधार कला शैली को, यहाँ शायरी नहीं होगा आप लोगों का शैली होगा, आप लोग समझ सकते हैं, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, इस शैली को ग्राको रोमन, हिंद यूनानी इत्यादि नाम से जाना जाता है। गंधार कला शैली को क्या था, ग्राको रोमन और हिंद यूनानी इत्यादि नाम से जाना जाता था। इस कला शैली का मुख्य केंद्र भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था। गंधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां एवं उसके प्रमुख कर्म धर्म महापरिनिर्माण इत्यादि का अत्यंत सुंदर तरीके से हस्तलेखन की। गंधार कला के संरक्षण में कनिष्क का महत्वपूर्ण स्थान था। गंधार कला का विकास बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में हुआ। गंधार कला की मूर्तियां सजीव प्रतीत होती है। तो गंधार कला की विशेषता के अंतर्गत आप लोगों को लिखना है फर्स्ट लाइन में, क्या इसका विकास का श्रेय किसे जाता है, तो विकास का श्रेय कुषाण वंश के प्रतापी राजा कनिष्क को जाएगा। और इस शैली को ग्राको रोमन या हिंद यूनानी इत्यादि नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस कला शैली का मुख्य केंद्र जो था वह भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र था उसी ओर था। और इस गंधार शैली के अंतर्गत बौद्ध की मूर्तियां प्रमुख कर्म धर्म महानिर्वाण का अत्यंत सुंदर तरीके हस्तलेखन किया गया। और गंधार कला के संरक्षण में कनिष्क का महत्वपूर्ण स्थान था। और गंधार कला शैली में बौद्ध धर्म का जो था, गंधार कला शैली में बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय में उदय हुआ था। किस संप्रदाय में हुआ था, महायान संप्रदाय में। तो पढ़े होंगे क्या बौद्ध धर्म आपका 3 संप्रदाय में बटा था, तो उसी के अंतर्गत महायान संप्रदाय भी है एक। तो महायान संप्रदाय में हुआ था, किस में हुआ था, तो इसका बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय में हुआ था। तो आप लोग पढ़े होंगे हीनयान, महायान और वज्रयान 3 प्रकार का संप्रदाय था बौद्ध धर्म में। तो उसमें से गंधार कला विकास जो हुआ था गंधार कला का वो महायान संप्रदाय में हुआ था। और गंधार कला की मूर्तियाँ जो थी वह सजीव प्रतीत होती थी। आई होप आप लोगों को ये भी गंधार कला की विशेषता क्या थी वो अभी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल में बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 4 सवाल है, 12, 13 और 14, 15। ठीक है, ये 4 सवाल जो आप लोग इम्पोर्टेंट है, चारों में से कोई एक जरूर ही आ जाएगा। तो आप लोग बहुत इसे अच्छी प्रकार से देखेंगे और अच्छी प्रकार से इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल हम लोगों का है कि मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण की चर्चा कीजिए। ठीक है, अशोक के अभिलेख में इनमें से कौन कौन तत्व के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ देखिए आप लोगों का 2 सवाल है। पहला क्या है, मौर्य प्रशासन का प्रमुख अभिलक्षण। ठीक है, पहला क्या है, मौर्य प्रशासन का प्रमुख अभिलक्षण यानी कि उनका लक्षण। और उनके बाद अशोक का जो अभिलेख किसे कहते हैं आप लोग जानते ही होंगे, अभी तुरंत बताए हैं। और अशोक का जो अभिलेख है इनमें से कौन कौन तत्व का प्रमाण मिलता है, इन्हें भी लिखना है। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, तो चलिए दिग उत्तरीय, जितना अच्छा लंबा लिखेंगे उतना ही आप लोगों को नंबर मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं मौर्य प्रशासन के पहले प्रमुख अभिलक्षण
अभिलक्षण पर, और उनके बाद हम लोग बात करेंगे इनमें अशोक के अभिलेख में कौन कौन से तत्व का प्रमाण मिला है, उन पर चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहला बात लिखना है। आप लोग लिखने का जो तरीका होता है वो भी आप लोग बताते चलते हैं। लिखना है क्या, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित है। ठीक है, पहले क्या लिखना है, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित है। उनके बाद लिखना है, उसके बाद वह मौर्य प्रशासन के क्या क्या अभिलक्षण था उनके बाद लिखना है। पहला लिखना है केंद्रीय प्रशासन, उनके बाद लिखेंगे प्रांतीय प्रशासन, उनके बाद लिखेंगे न्याय व्यवस्था, उनके बाद लिखेंगे हम लोग सैन्य प्रबंध, और उनके बाद अशोक के अभिलेख में तत्वों का जो प्रमाण मिलता है उसे लिख देंगे। ठीक है, पहला क्या लिखना है हम लोगों को, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण। ठीक, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण के अंतर्गत पहला हम लोग देखेंगे केंद्रीय प्रशासन, यानी कि केंद्र का प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन के मुख्य अंग राजा, मंत्री, मंत्रिपरिषद और उच्च सरकारी अधिकारी आदि थे। राजा सर्वोच्च होता था, समूचा नागरिक और सैनिक प्रशासन उसी के इच्छा अनुसार चलता था। राजा को परामर्श देने के लिए अध्यक्ष, आमत्य, रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अनेक अधिकारी होते थे। नियुक्ति के बाद भी धम्म महामात नाम के अधिकारियों का अनेक कार्य पर नज़र रखते थे। तो क्या समझे, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सेम टू सेम क्या लिखना है, क्या केंद्रीय प्रशासन का मुख्य अंग क्या था, राजा, मंत्रिपरिषद और उच्च सरकारी अधिकारी था। ठीक है, और राजा इसमें क्या था, केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत सर्वोच्च था, यानी कि सबसे ऊंचा था। समूचा नागरिक सैनिक प्रशासन उसी के इच्छा अनुसार चलेगा। तो राजा है तो सिंपल सा बात है, उसी के इच्छा अनुसार से चलेगा। राजा को परामर्श देने के लिए अध्यक्ष, आमत्य और रज्जुक जैसे प्रादेशिक अधिकारी होता था। नियुक्ति के बाद धर्म महामात नामक का अधिकारी होता था जो इनके कार्य पर नज़र रखता था। तो पहला केंद्रीय प्रशासन का अभिलक्षण ये हो गया, केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन क्या होता है इसे भी आप लोग जान गए। अब सेकंड आएगा प्रांतीय शासन। क्या आएगा सेकंड, प्रांतीय शासन। तो प्रांतीय शासन इतने बड़े राज्य के कार्य को चलाने के लिए राज्य को 5 प्रांत में विभक्त किया गया था। तो क्या समझे आप लोग, जो मौर्य प्रशासन तो था वह बहुत ही बड़ा आप लोगों का राज था। तो इसका शासन चलाने के लिए इसको 5 भागों में विभाजित किया गया था। क्या भागों में विभाजित किया गया था, तो 5 भागों में। पहला है मध्य प्रांत। मध्य प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र, उसके बाद है उत्तर पश्चिम प्रांत, इसकी राजधानी तक्षशिला, पश्चिम प्रांत इसकी राजधानी उज्जैन, दक्षिण प्रांत इसकी राजधानी स्वर्णगिरी, पूर्वी प्रांत अशोक कलिंग विजय के पश्चात यह प्रांत अस्तित्व में आया, इसकी राजधानी तोसली थी। तो क्या हुआ, प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत इतना बड़ा राज्य के कार्य को चलाने के लिए इनको 5 भागों में विभक्त किया गया था। किनको, तो मौर्य प्रशासन को। ठीक है, तो उनमें से मध्य प्रांत जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, उनके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत राजधानी तक्षशिला, पश्चिम प्रांत उज्जैन राजधानी, दक्षिण प्रांत स्वर्णगिरी राजधानी, पूर्वी प्रांत अशोक कलिंग विजय के पश्चात अस्तित्व जो आता है उसकी राजधानी तोसली थी। और इनके अंदर आप लोगों को पढ़ना है, इनके अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्या सभी प्रांत गवर्नर के अधीन होते थे। ये सभी 5 प्रांत जो आप लोग देखे वह सभी प्रांत गवर्नर के अधीन होते थे। इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। प्रांतों को जिले में विभक्त था, प्रांत जो था वह जिले में विभक्त था। और जिनके अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था, प्रत्येक गांव का अधिकारी ग्रामिक कहलाता था। तो आप लोगों को प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत क्या लिखना है, प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत जो ये राज्य था उसको 5 भागों में बांटा गया था और इन पर कड़ी निगरानी रखा जाता था। और प्रांत को जो था वह जिले में विभाजित था, यानी कि जिले में बांटा गया था। और जिनके पास अधिकारी को स्थानिक कहा जाता था और प्रत्येक गाँव का अधिकारी क्या कहलाता था, ग्रामिक कहलाता था। अब तीसरा पॉइंट इसका लिखना है न्याय व्यवस्था। क्या लिखना है, न्याय व्यवस्था। तो किसी भी साम्राज्य की न्याय व्यवस्था के बारे में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता। तो अभी तक हम लोग 2 पॉइंट इसका देखे, केंद्रीय प्रशासन व प्रांतीय प्रशासन। और तीसरा इसका लक्षण अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्याय व्यवस्था। क्या पढ़ रहे हैं, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत क्या है, मौर्य का राजा जो था वह न्याय की ओर विशेष ध्यान देता था। ठीक है, नगर में नगर कचहरियाँ, गाँव में पंचायतें जो न्याय करती थी। ठीक, स्थानीय न्यायालय के ऊपर केंद्रीय न्यायालय थी। दंड बहुत कठोर था, चोर अपराध बहुत कम था।
तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, मौर्य साम्राज्य का जो राजा था वह बहुत ही विशेष ध्यान देता था। नगर में नगर कचहरियाँ थी, गांव में पंचायतें थी, स्थानीय न्यायालय के ऊपर केंद्रीय न्यायालय थी, दंड बहुत ही कठोर था जिसके कारण से चोर और अपराध बहुत कम होता था। तीसरा पॉइंट भी आप लोग समझ चुके क्या न्याय व्यवस्था क्या था। अब बात करेंगे हम लोग चौथे पॉइंट पर, सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सारे आपका लक्षण हो रहा है। इनके बाद अशोक के अभिलेख में तत्व का प्रमाण देखेंगे, उनके बाद ये हमारा प्रश्न खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सैन्य प्रबंध के अंतर्गत क्या है, शासकों के पास विशाल सेना थी। किसके पास, शासक के पास विशाल सेना थी। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को सिपाही में चुना जाता था जो बड़े वीर और धैर्यवान होते थे। सेना का नेतृत्व अक्सर राजा करता था। सैनिक प्रबंध के लिए अलग से सेना विभाग थी जिसमें 6 समितियां थी, सभी का अलग अलग जिम्मेदारी थी। तो आप लोग इसमें क्या समझे, सैन्य प्रबंध के अंतर्गत क्या सैन्य प्रबंध जो था यह शासकों की एक विशाल सेना थी। सैन्य प्रबंध के अंतर्गत शासक के पास विशाल सेना थी और सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को सिपाही चुना जाता था। देखिए सैन्य प्रबंध का बात है, सिपाही का बात जरूर आएगा, यानी सैनिक का बात जरूर आएगा। तो सैनिक किस प्रकार से लिया जाता था उनकी बात करेंगे। सिर्फ उन्हीं व्यक्ति को सिपाही चुना जाता था जो बड़े वीर और धैर्यवान होता था। सेना का नेतृत्व अक्सर राजा स्वयं करता था। सैनिक प्रबंध के लिए अलग से सेना विभाग थी जिसमें 6 समितियां थीं, सभी का अलग अलग जिम्मेदारी थी। तो आप लोगों को ये 4 पॉइंट, आप लोगों को इनका लक्षण हो गया, ये चारों को लिखना है। पहला क्या था हमारा, केंद्रीय प्रशासन। क्या था, केंद्रीय प्रशासन। दूसरा क्या था हम लोगों का, प्रांतीय प्रशासन। तीसरा हम लोगों का क्या था, न्याय व्यवस्था। क्या था, न्याय व्यवस्था। और चौथा क्या था हम लोगों का, सैन्य प्रबंध। आई होप आप लोगों को ये चारों समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को हम लोग ऊपर में अभी तुरंत ही दिखाए थे, क्या इसमें 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। उनके बाद क्या पूछ रहा है, अशोक के अभिलेख में कौन कौन तत्व का प्रमाण मिलता है। तो 2 सवाल, अशोक का तत्व का प्रमाण भी पूछ रहा है, अशोक का अभिलेख का प्रमाण। तो इसे भी आप लोगों को लिखना होगा। ये 4 पॉइंट लिखने के बाद आप लोगों को इसका प्रमाण लिखना होगा, ठीक है। तो उपरोक्त के अतिरिक्त मौर्य प्रशासन की अनेक विशेषताएं थी। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, क्या उपरोक्त के अतिरिक्त मौर्य प्रशासन की अनेक विशेषताएं थी, यहाँ से वो सवाल खत्म। अब अशोक के अभिलेख में इन तत्वों का प्रमाण मिलता है। अशोक के अभिलेख में कौन सा तत्व का प्रमाण मिलता है, अब उन पर चर्चा करेंगे। अशोक के अभिलेख में कौन कौन से तत्व का प्रमाण मिला है, उन पर इतना सा चर्चा करना, उनके बाद ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। देखिए दीर्घ में जितना लिखेंगे उतना ही बढ़िया होगा, ठीक है। तो दीर्घ में अब अशोक के अभिलेख में किन किन तत्वों का प्रमाण मिला है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अशोक अपनी समाज को संगठित रखा और विस्तार भी किया। सिंपल सा बात है, अशोक अपना साम्राज्य को बहुत ही मजबूत और संगठित रखा था और विस्तार भी किया था, ठीक। बाद में अशोक की आत्मा एवं व्यवहार में काफ़ी अंतर आ गया था। तो अशोक के आत्मा एवं व्यवहार में काफ़ी अंतर कब आया था, तो आप लोग इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कब आया था अशोक के आत्मा एवं व्यवहार में काफ़ी अंतर। और जिनके प्रमाण उसकी अभिलेख में मिलते हैं, अशोक ने अपनी प्रजा की सेवा में आदर्श को सामने रखा। उसके लिए उसकी प्रजा संतान स्वरूप थी जिसके बेहतर के लिए कार्य करता था। अशोक ने धर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। यहाँ धम्म होगा तो आप लोग धम्म के बारे में जानते ही हैं, जो बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक था। अशोक का मानना था धम्म का पालन करके लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात नामक अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो इन सभी की जानकारी जो मिलता है वह अशोक का जो अभिलेख था उसी से मिलता है। तो अशोक का अभिलेख के अंतर्गत किन तत्वों का प्रमाण मिलता है, आप लोग पढ़ चुके कि अशोक जो था वह अपनी समाज को संगठित और विस्तार करा था। और बाद में अशोक की आत्म व्यवहार में काफ़ी अंतर आने के कारण उसने धम्म महामात की नियुक्ति करवाता है। धम्म महामात की नियुक्ति के अंतर्गत बताया गया था क्या इसका पालन करने पर जीवन में, संसार में और इसके बाद से संसार में जो होगा वह सभी चीज़ अच्छा होगा। और धम्म प्रचार के लिए उसने धम्म महामात की नियुक्ति करवाई थी। तो इन सभी की जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है, तो उन्हीं का हम लोग प्रमाण इसमें लिख दिए। तो मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण में 4 पॉइंट और उनके बाद अशोक के अभिलेख में इन तत्वों का प्रमाण मिलता है, इसे लिख देंगे तो आप लोगों को आराम से 5 में 5 इसमें नंबर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण तथा अशोक के अभिलेख में कौन कौन से तत्वों का प्रमाण मिलता है उन्हें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर अब हम लोग बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धि का वर्णन, क्या पूछा जा रहा है,
चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी एवं उपलब्धि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी उपलब्धि। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महानतम सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। मेगास्थनीज 4 साल तक चंद्रगुप्त सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवा दी। तो क्या बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी यानी उनका जीवन से संबंधित जीवनी और उनका उपलब्धि क्या था जीवन से संबंधित, तो उन पर चर्चा करने का आता है। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह भारत का एक महानतम सम्राट था। और चंद्रगुप्त मौर्य भारत में आप लोग जानते ही हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। और इनके दरबार में मेगास्थनीज जो था वह 4 साल तक चंद्रगुप्त सभा में एक यूनानी राजदूत के रूप में सेवाएं दी थी। इसे भी आप लोग जानते हैं। उनके बाद आप लोगों को पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखना है उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन में अत्यधिक संघर्ष करने के पश्चात वह एक कुशल शासक बना जो भारतीय इतिहास के प्रमुख शासकों में से एक है। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया। यहाँ लिखना है परास्त, यानी घरात की तरह परास्त लिखना है, ठीक है। परास्त किया और सेल्यूकस से संधि कर उसकी पुत्री हेलेना से के साथ विवाह किया। सेल्यूकस ने अपनी राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त दरबार में राजदूत बना भेजा, जो 305 से 298 पूर्व तक रहा। उसने इंडिका नामक कृति लिखी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनकालीन राजनीतिक, धार्मिक, शासन व्यवस्था आदि का प्रमाण मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक अखिल भारतीय समाज की स्थापना की। जैन मुनि भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। 298 ईस्वी में मैसूर जाकर सल्लेखन द्वारा शरीर त्याग दिया। भारत का प्रथम शासक था जिसने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। तो इसमें क्या पढ़े आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी उपलब्धि के अंतर्गत क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह भारत का महानतम शासक था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा और इनके दरबार में 4 साल तक चंद्रगुप्त की सभा में एक यूनानी शासक सेल्यूक राजदूत जो था मेगास्थनीज वह सेवाएं दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो था वह अपने जीवन में अत्यधिक संघर्षशील एवं एक कुशल शासक बना था। अत्यधिक संघर्ष करने के बाद उनके बाद उसकी जीवन में जो सबसे प्रमुख घटना आप लोगों को लिखना है, क्या जो था चंद्रगुप्त मौर्य वह यूनानी शासक था, एक सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। उनको चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त करता है, यानी कि एक युद्ध में हराता है और संधि के तौर पर उसकी पुत्री जो है हेलेना के साथ विवाह करता है। कौन करता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। जब विवाह करता है तो उनके बाद सेल्यूकस निकेटर जो है उन्हें राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर अर्थात हेलेना का जो पिता था सेल्यूकस निकेटर जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था, उसने राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को भेजता है किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो 305 तक 298 ईस्वी तक रहता है। और उसने यानी कि राजदूत मेगास्थनीज जो था वह इंडिका नामक कृति लिखता है। कहाँ लिखता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ। और उनमें किसके बारे में जानकारी देता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवनकालीन राजनीतिक, धार्मिक, शासन व्यवस्था इत्यादि का वर्णन करता है। उनके बाद क्या होता है, उनके बाद आप लोग पढ़े भी क्या चंद्रगुप्त मौर्य जो था एक अखिल भारतीय समाज की स्थापना की और जैन भद्रबाहु से उसने जैन धर्म की दीक्षा ली। किसके लिए जैन धर्म की दीक्षा, तो जैन मुनि भद्रबाहु से दीक्षा लेता है और 298 ईस्वी में मैसूर जाकर सल्लेखन द्वारा शरीर त्याग देता है। सल्लेखन आप लोग जानते हैं किसे कहता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, सल्लेखन, जो जैन धर्म में इस प्रकार की प्रक्रिया थी और बौद्ध धर्म में आपका महापरिनिर्वाण था। और भारत का प्रथम शासक था जिसने भारत के एकता के सूत्र में बांध दिया। तो इस प्रकार से आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी को लिख सकते हैं। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। ये जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इनके बाद जो सवाल आता है हम लोगों का, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। इस सवाल से आप लोग जरूर ही परिचित होंगे। क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल से एक यही क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में माना जाता है। आराम से लिखना है आप लोगों को। क्या गुप्त काल जो है वह प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे आप लोगों को स्वीकार करना है, क्योंकि सबसे पहले आप लोगों का जो सवाल है, क्या सवाल है, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था।
पहले आपको इसके स्वीकार करना होगा, उनके बाद ही लिखना होगा क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्णयुग था तो वह कैसे था। इसको आप लोगों को वहाँ पूरी डिटेल से लिखना है और सवाल भी हमारा यही पूछा जा रहा है क्या क्या गुप्तकालीन समाज भारत का स्वर्ण युग था, तो इसको आप लोगों को लिखना है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले इंट्रो देना है क्या गुप्त काल प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। ओके, इसे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में देखा जाता है। अब इनके बारे में किस प्रकार से स्वर्ण था तो इनके बारे में हर एक क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, तो मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियां में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन के अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। क्या है कि अगर स्वर्ण युग था तो स्वर्ण युग के अंतर्गत मूर्ति कला के बारे में बताना होगा, यानी किस किस प्रकार का इसके अंतर्गत गुप्त काल के अंतर्गत किसका किसका विकास हुआ है उसी के बारे में बताना है। बस आप लोगों का ये सवाल बन जाएगा। सबसे पहला आप लोग मूर्ति कला के क्षेत्र में बात करें तो मूर्ति कला के क्षेत्र में भरहुत का अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियां आप लोग बारे में जानते ही हैं, जो कुषाण कालीन प्रतीक तथा प्रारंभिक मध्ययुगीन के अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण जो प्रस्तुत करता है वह आप लोगों का गुप्त काल के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे स्थापत्य के क्षेत्र में, पहले बात की मूर्ति के क्षेत्र में, अब बात करते हैं स्थापत्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, बोधगया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण हुआ। तो अब हम लोग चित्रकला के स्थापत्य के क्षेत्र में किसके बात किए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर और बोधगया और सांची का उत्कृष्ट स्तूप के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे मूर्ति कला और स्थापत्य के बाद चित्रकला के क्षेत्र में। तो चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बौद्ध की गुफाओं में की गई चित्रकारी तथा फ्रेस्को की चित्रकारी परिष्कृत कला का उदाहरण है। तो चित्रकला के क्षेत्र में अजंता, एलोरा तथा बाघ की गुफाएं, लोगों का बाघ हुआ, बाघ की गुफाओं में की गई चित्रकारी तथा फ्रेस्को चित्रकारी परिष्कृत कला का उदाहरण है। तो कितना प्रकार का क्षेत्र बात किए, पहला मूर्ति कला का क्षेत्र, दूसरा हम लोग बात की स्थापत्य का क्षेत्र, तीसरा बात की चित्रकला का क्षेत्र, और इनके बाद हम लोग बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य कोई भी काल अगर स्वर्णयुग था तो स्वर्णयुग का पीछे कारण है, तो हर एक कारण को हम लोग लिख रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग चित्रकला पर आ रहे हैं, तो चित्रकला पर भी बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूतम, ऋतु संहार तथा अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की, तो दूसरी और नाटक तथा कविता लेखन में एक नए युग की शुरुआत की। तो आप लोगों को जिस प्रकार से पैराग्राफ छोड़ा जा रहा है उसे लिखना है, उसी प्रकार से लिखना है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहां एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की, सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी और वारमिहिर चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य तथा मूर्ति कला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। तो क्या आप लोग जान ही चुके हैं क्या गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है, किसी भी क्षेत्र का बात करें, मूर्ति कला के क्षेत्र की बात करें या चित्रकला के क्षेत्र में बात करें, या आप लोग स्थापत्य के क्षेत्र में बात करें या साहित्य के क्षेत्र में बात करें या विज्ञान या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बात करें, सभी में गुप्त काल में विकास हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ लिखा हुआ देख चुके हैं। तो इसी कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास यानी कि गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा, क्या गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था तो कैसे था, तो आप लोगों को ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें सभी जो क्षेत्र था, मूर्ति कला, साहित्य, सभी में हमें प्रगति देखने को मिलता है, यहाँ तक कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में भी देखने को मिलता है। इसलिए यह हमारा एक स्वर्ण युग था। तो आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा, तो इसे आप लोग जरूर ही कंप्लीट रखेंगे। गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग था तो कैसे था, तो ये आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सबसे अंतिम सवाल पर बात करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन का स्रोत का वर्णन करिए। आपका एक बार पूछा गया है, तो चलिए इसका भी थोड़ी सी हम लोग जानकारी प्राप्त कर ही लेते हैं, उनके बाद ये हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करिए। क्या है 15वां सवाल, क्या प्राचीन भारत का जो इतिहास का अध्ययन
हम लोग किससे करते हैं, उसका स्रोत क्या है, यानी कहाँ से प्राचीन भारतीय इतिहास का हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग अध्ययन करते हैं, उनके स्रोत के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत के बारे में पूछे तो उनका 3 स्रोत आता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत अगर बात की जाए तो उनके अंतर्गत आपका 3 स्रोत आता है। ठीक है, तो पहला आता है साहित्यिक स्रोत, उनके बाद आता है पुरातात्विक स्रोत और उनके थर्ड आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। किसका आता है? विदेशी यात्रियों का विवरण। तो बात करें क्या प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के स्रोत में, तो 3 स्रोत का आप लोगों को वर्णन करना होगा। तो पहला साहित्यिक, दूसरा पुरातात्विक, विदेशी यात्री का वर्णन तीसरा। तो ये तीनों का आप लोगों को अच्छा से लिखना होगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला साहित्यिक स्रोत क्या है। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत क्या था? साहित्य स्रोत के अंतर्गत धार्मिक एवं लौकिक, देखो साहित्य स्रोत के अंतर्गत बात करेगा तो साहित्य स्रोत के अंतर्गत 2 प्रकार का आ जाता है। पहला आता है धार्मिक तो दूसरा आता है लौकिक। दोनों प्रकार का साहित्य आता है, 2 प्रकार का साहित्य आता है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, 2 प्रकार का। तो पहला आता है धार्मिक और लौकिक। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद आ जाएगा, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आ जाएगा एवं महाकाव्य महाभारत इत्यादि प्रमुख है। और इसके अलावा आपका पुराण और उपनिषद भी आ जाएगा धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। ठीक है, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो आपका आएगा वह कालिदास की कृति आएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आएगा, कलहन की रास तरंगिणी आएगा। तो आप लोग प्राचीन भारत के अध्ययन में 3 स्रोत का बात किए, साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी यात्रिक विवरण। उनके बाद हम लोग फर्स्ट पर बात किए साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत 2 प्रकार का भाग दिखे, पहला धार्मिक और लौकिक। धार्मिक के अंतर्गत हम लोग क्या देखे? चारों वेद, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य और महाभारत महाकाव्य के बारे में देखे, और इनके अंतर्गत पुराण और उपनिषद भी आ जाएगा। उनके बाद लौकिक साहित्य के अंतर्गत, तो आप लोग पहले ही जान चुके साहित्य का 2 भाग है, धार्मिक और लौकिक। तो धार्मिक के अंतर्गत आप लोग ये आ जाएगा, यानी चारों वेद, बौद्ध, जैन। और उनके बाद आ जाएगा लौकिक साहित्य के अंतर्गत जब बात करेंगे कालिदास की कृति, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कलहन की रास तरंगिणी। आई होप आप लोगों को साहित्यिक स्रोत क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग पुरातात्विक स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी के प्रमाणिक एवं विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी परंपरा पुरातत्व है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के, भवन, प्राचीन मूर्तियाँ इत्यादि आता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? क्या प्राचीन भारतीय इतिहास का जो सबसे ठोस एवं प्रमाणिक एवं विश्वास करने वाला जो स्रोत मिलता है वह मिलता है कि इतिहास का सर्वश्रेष्ठ कसौटी परंपरा और पुरातत्व है, वह है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? पुरातात्विक स्रोत। आई होप आप लोगों को पुरातात्विक स्रोत क्या है वह भी समझ में आ गया होगा। अब सबसे अंतिम और इम्पोर्टेंट विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। तो विदेशी प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के धर्मनिरपेक्ष साहित्य साहित्यों में विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत से हमें भारत की कला, संस्कृति, धार्मिक परंपरा का, सामाजिक आचार विचार, भौगोलिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, अलबरूनी की तहकीक हिंद, इब्न बतूता का रहला इत्यादि साहित्य, इस सभी का पुस्तक के बारे में आप लोगों को एक चैप्टर मिलेगा जिस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात क्या किए हम लोग, क्या पुरातात्विक विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार कैसे जानकारी मिलता है। तो विदेशी यात्री क्या, यानी विदेश से जो यात्री आया था भारत घूमने के लिए, उनके द्वारा जो बुक लिखा गया, यानी उनके द्वारा यात्रा वृत्तांत, उनके यात्रा वृत्तांत में भारत के इतिहास के बारे में जो लिखा, उन्हीं से हमें विदेशी यात्रियों का विवरण से हमें प्राचीन भारत की जानकारी मिलता है। तो इनमें से कुछ पुस्तक का नाम दिया गया, मेगास्थनीज, इंडिका, अलबरूनी, तहकीक हिंद, इब्न बतूता, रहला इत्यादि साहित्य। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन स्रोतों में क्या लिखना है। तो 3 स्रोत, साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी यात्रियों का विवरण लिख देना है। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोगों के लिए हम और इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, एक बात आप लोग जान लीजिए, क्या आप लोग PDF के बारे में पहले बता चुके हैं और एक बार फिर बताते हैं कि आप लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप लोग जरूर वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करें और वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट जरूर कर दें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ में आती है हमारी वीडियो। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।